Good afternoon, everybody. I want to welcome you all to this very beautiful channel, Hello Physics. This is Champions League. This is for NEET and JEE 2021 और इसमें हम 1 वीक 1 चैप्टर सीरीज कर रहे हैं। एक वीक में हम एक चैप्टर पूरा करते हैं। ऑन एन एवरेज अभी तक हम मैकेनिक्स पूरा कर चुके हैं। ऑन एन एवरेज सब पे हमने 5 से 6 दिन लिए हैं। सो वी आर स्टार्टेड फ्रॉम काइनेमेटिक्स और अभी तक हमने कर लिया है रोटेशनल मोशन तक। ग्रेविटेशन के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की थ्योरी वी हैव कंप्लीटेड और ग्रेविटेशन की जो प्रैक्टिस है वो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशन की प्रैक्टिस हम पूरी करने जा रहे हैं एवरीबॉडी। This is me, Nitin Roda. I am BTech from IIT. I have 7 years of teaching experience in Kota and I have produced top PIRs in IIT JEE as well as NEET. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एवरीबॉडी। यू मस्ट गो एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल बिकॉज इस पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं हर लेक्चर की। अगर आप चाहते हैं कोई भी लेक्चर का लिंक आपसे मिस ना हो, यू मस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन इट। यह है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इसके फायदे मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूं। वो 11th एंड 12th आप लोगों के लिए 1 साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है एंड फॉर ड्रॉपर्स राइट नाउ 6 मंथ्स इज बेस्ट, राइट। सो दीज आर द सब्सक्रिप्शन अमाउंट्स विच आर वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप 1 महीने 2 महीने का लेते हो तो आपको काफी महंगा पड़ सकता है। ये जो इनके फीस स्ट्रक्चर है फॉर 1 ईयर दैट विल कॉस्ट यू इन टोटल 34,650 और जो 2 ईयर का है सब्सक्रिप्शन दिस विल कॉस्ट यू 50,400 और ये सिर्फ और सिर्फ N10 कोड अप्लाई करने के बाद है। इफ यू अप्लाई दिस कोड यू विल गेट इस 10% डिस्काउंट और साथ साथ में मेरी गाइडेंस में पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा और साथ में जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर किए जाएंगे यहाँ पे, राइट एवरीबॉडी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा विद प्लस, बट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा सिर्फ कि दिस इज द मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप दी जाएगी आपको टॉप एजुकेटर्स की और साथ में इसका जो फीस है वो प्लस से थोड़ा सा ज्यादा है। फॉर 1 ईयर दिस इज 65,000, फॉर 2 ईयर दिस इज 1 लाख रुपीज और ये भी सिर्फ N10 कोड अप्लाई करने के पास। सो डू रिमेंबर माई कोड एवरीबॉडी, दिस इज N10, राइट। अनअकैडमी ने एक नई कैटेगरी लॉन्च की है विच इज क्लैट। दिस इज द एंट्रेंस एग्जाम फॉर लॉ और इसमें अगर आपका कोई भी भाई बहन हो आप उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। इसका एक अनअकैडमी ने एक चैनल भी लॉन्च किया, यूट्यूब चैनल, जहाँ पे जैसे यहाँ पे हम नीट पढ़ रहे हैं वैसे ही वहाँ पे पढ़ेंगे और उसमें उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, राइट। नितिन कुमार, दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, इसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं। आपको जो भी स्पेशल क्लासेस होंगी वो स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स आ जाएंगे। ये मेरा प्लस का कोर्स है एवरीबॉडी। इस प्लस के कोर्स पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्लस पे कोर्स के आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और बिकॉज ये सेशन एक रिकॉर्डेड सेशन है, आपके जो भी डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा एंड आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प देम। स्टार्ट करते हैं एवरीबॉडी विद न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर क्वेश्चंस, राइट। सो अब तक हम थ्योरी में सारे कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स लॉज पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं, देन केपलर लॉज हम पढ़ चुके हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। बट अभी हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एवरीबॉडी आपके सामने है। न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इज नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द सोलर सिस्टम। क्या ये सोलर सिस्टम के बाहर वैलिड नहीं है? पॉइंट नंबर 1 इज यूज्ड टू गवर्न द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। क्या ये सिर्फ सैटेलाइट के मोशन को गवर्न करता है? कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स। कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। आंसर वुड बी थर्ड। इनमें से इट इज नॉट एप्लीकेबल, बिल्कुल नहीं, ये एप्लीकेबल है हर जगह। इज यूज टू गवर्न मोशन ऑफ सैटेलाइट्स ओनली, यहां पे ओनली वर्ड गलत है। कंट्रोल्स द रोटेशन मोशन, बिल्कुल कंट्रोल करता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल्स द रोटेशन नहीं, इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो पहले का आंसर एवरीबॉडी वुड बी सी, राइट। बिकॉज ये एक रिकॉर्डेड सेशन है तो इसमें जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसको पॉज कर लीजिएगा, उसका आंसर दीजिएगा, फिर ही उसके बाद जाइएगा, राइट एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा, तो करने की कोशिश करें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
पढ़ लिया एवरीबॉडी क्वेश्चन? व्हाट शुड बी द आंसर? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आपके साथ जितने भी लोग देख रहे होंगे, जो भी लोग देख रहे होंगे, उनके साथ कंपेयर कर लीजिए कि आपका आंसर सबके अगेंस्ट तो नहीं है। अगर अगेंस्ट है तो दिक्कत हो सकती है। Gravitation force between two masses at a distance d is 6. If these masses are taken to moon and kept at the same separation, the force between them will become. दो पार्टिकल्स के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन कि आप कहां पे हो, राइट? तो इन दोनों पार्टिकल्स को आप चाहे अर्थ पे रख दो, चाहे आप मून पे रख दो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एवरीबॉडी। द आंसर विल स्टिल रिमेन 6 न्यूटन, राइट? सो फर्क किस चीज पे पड़ेगा? मून जो इस मास को अट्रैक्ट करेगा m1 और मून जो इस मास को अट्रैक्ट करेगा m2, या फिर अर्थ जो m1 और m2 को अट्रैक्ट करेगी उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। बट m1 और m2 के बीच का फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन कि ये किस स्पेस में पड़े हुए हैं। दे आर ऑलवेज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, एंड दिस टर्म डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम जो आसपास है। अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मीडियम के ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं, फोर्स डिपेंड करता है, बट ग्रेविटेशन में नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड, पढ़ लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन इज, तीन बॉडीज को वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पे रख दिया गया है, सेम मास लेंथ L, triangle by which angular speed the body should be rotated in the gravitation field so that triangle move along the circumference of circular orbit. Three identical bodies are placed at the vertices of this one, keeping the triangle as such by which angular speed the body should be rotated in their gravitation field so that triangle moves along the circumference of circular orbit. देखिए, क्वेश्चन इज लाइक दिस थिंग। क्वेश्चन क्या है, यहां पे तीन पार्टिकल्स हैं। क्वेश्चन बेटा हो सकता है टाइपिंग में थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक हो गया हो, बट ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको वो बता देता हूं। तीन पार्टिकल्स हैं, ठीक है? तीन पार्टिकल्स जो हैं वो कितने ओमेगा से घूम सकते हैं ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स? दिस इज व्हाट दे इज ट्राइंग टू से। एम मास है, एम मास है, एम मास है, ये अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स के कारण कितने ओमेगा से घूम सकते हैं वो आपको निकालना है, ठीक है? अगर ये घूमेंगे तो इनका जो रेडियस हो जाएगा वो ये हो जाएगा, बिकॉज ये इस तरह से घूमेंगे। ये रेडियस आर की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है, ये लेंथ एल, ये लेंथ एल, तो ये आर जो हो जाता है वो एल बाई रूट 3 हो जाता है, ठीक है? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स इनके बीच का कितना हो जाएगा? एक पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, उनके बीच में 60 डिग्री एंगल, तो एक पार्टिकल के ऊपर एफ और एफ के कारण नेट फोर्स जो आएगा वो एफ अंडर रूट ऑफ 3 आएगा, राइट? सो नेट फोर्स किसी एक के ऊपर वुड बी इक्वल्स टू एफ रूट 3 एवरीबॉडी, और ये ही एम वी स्क्वायर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर प्रोवाइड करेगा, ठीक है? हमें ओमेगा निकालना है, तो मैं एम वी स्क्वायर बाय आर नहीं लिख रहा हूं एवरीबॉडी, मैं यहां पे एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूं। फोर्स कितना है? फोर्स इज जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू एम। आर कितना होता है? एल बाय रूट 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू वुड बी अंडर रूट ऑफ, ऊपर हो जाएगा 3 जी एम अपॉन एल क्यूब, 3 जी एम अपॉन एल क्यूब, दिस इज 3 जी एम अपॉन एल क्यूब, आंसर शुड बी 1। यस, यही इन्होंने पूछा था कि तीन पार्टिकल्स अगर एक सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो आपको बताना है म्यूचुअल ग्रेविटेशन, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी के कारण ये मूव कर रहे हैं, तो दीज आर मूविंग बिकॉज ऑफ दिस वन। तो यहां से ओमेगा हमारा आ चुका है अंडर रूट ऑफ 2 जी एम अपॉन एल। ये मोशन जैसे बाइनरी स्टार होता है, ये ट्राइनरी स्टार हो गया है। जैसे बाइनरी स्टार दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते रहते हैं स्पेस में, वैसे ही ये ट्राइनरी स्टार हो गया, इसका नाम मैंने दिया, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये तीन पार्टिकल्स अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स के कारण यहाँ पे घूम रहे हैं विद 3, यहाँ पे आया था 3, आंसर विल बी 1। वेरी नाइस एवरीबॉडी। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हुई कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। नेक्स्ट वन,
following curve shows the variation of intensity of gravitation field with distance. Gravitation field intensity, distance. नाउ ध्यान से देखना होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, यहां पे आर डिस्टेंस इस तरफ है लेकिन ग्रेविटी इस तरफ होती है. तो ग्रेविटी बोला जाए या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बोला जाए या ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाए, सब कुछ सेम होता है, राइट. वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन इंटेंसिटी आपको निकालना है क्या, बिकॉज आपसे पूछा है सॉलिड स्फीयर का. तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे ग्रेविटी सबसे जीरो होती है. यहां पे सबसे मैक्सिमम होती है सरफेस पे, फिर जीरो होती है, लेकिन नेगेटिव में होती है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन. तो ये क्या हो जाएगा, पहले नेगेटिव में लीनियरली बढ़ेगी और ऊपर कम हो जाएगा. ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके ग्राफ हमने काफी बार बनाए हुए हैं. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. सब लोगों को आंसर इज 1. वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए. ये याद है ना सबको, यहां पे ग्रेविटी जीरो, यहां पे ग्रेविटी मैक्सिमम, फिर इन्फिनिटी पे ग्रेविटी जीरो. यहां से यहां बढ़ता है, यहां से कम होता है, यहां पे यहां लीनियरली बढ़ता है, फिर यहां से यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कम होता है. ठीक है. ग्रेविटी इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ग्रेविटी आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर. वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा. Next question is, suppose the acceleration due to gravity at the earth surface is 10, right? अर्थ की सरफेस पे हमें ग्रेविटी दी हुई है 10. यहाँ पे मून है, ठीक है. एंड एट द सरफेस ऑफ मार्स, सॉरी यहाँ पे मार्स है, वहां पे 4 दी हुई है. ठीक है. तो यहाँ पे जी की ग्रेविटी 10 है बेटा, यहाँ पे जी की वैल्यू 4 है. यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी वो इस तरफ है और यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी वो इस तरफ है. अगर एक बॉडी यहां से यहां जाती है एम मास, तो पहले तो वो अर्थ की तरफ ग्रेविटी अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होगी. रास्ते में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे अर्थ का अट्रैक्शन और मून का अट्रैक्शन, मार्स का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल. मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0. वो ग्राफ बताना है. विच पार्ट ऑफ द फिगर बेस्ट रिप्रेजेंटेड द वेट ऑफ द पैसेंजर इन द फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. विच मीन्स यहां से यहां एक एम मास जा रहा है, आपको बताना है उसका वेट कैसे वेरी करेगा. हमें पता है रास्ते में एक पी पॉइंट ऐसा जरूर आता है जिसके ऊपर नेट ग्रेविटेशन फील्ड 0 होता है. विच मीन्स यहां पे वो नेट ग्रेविटी 0 फील करेगा. उससे पहले इधर फील करेगा, उससे बाद इधर फील करेगा. तो मतलब रास्ते में 0 जरूर आना चाहिए, लेकिन एक ही बार आना चाहिए. वो तो सी में ही लग रहा है ना. तो यहां से वेट कम होगा, 0 हो जाएगा, और फिर मार्स की तरफ वेट बढ़ना लग जाएगा. और मैक्सिमम जो मास पे वेट होगा वो सिर्फ m इंटू 4 होगा, m इंटू जी, और यहाँ पे m इंटू 10 होगा. तो यहाँ पे 240 और वहां पे 600. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आंसर वुड बी सी. समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में डाल देना. आई वुड बी हेल्पिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आंसर वुड बी सी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अगर आप एस्ट्रोनॉट बन गए, और एस्ट्रोनॉट में आप, क्योंकि 5 साल बाद तो ये शुरू हो जाएगा कि मार्स में लोग जाने लग जाएंगे टिकट देके स्पेसएक्स को, या फिर और कंपनीज आ सकती हैं. स्पेसएक्स है, वर्जिन गैलेक्टिक है, और एक और कंपनी है ऐसी जो मार्स पे कमर्शलाइज कर रही हैं स्पेस व्हीकल्स को. तो आप पैसे देके आराम से मार्स पे जाके रह सकते हो. ठीक है. स्पेसएक्स वहां पे कॉलोनीज भी सेट कर रहा है. वहां पे जाके रहोगे, खाना पीना खाओगे, वापस आ जाओगे. जैसे हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, हम मार्स पे घूमने जा सकते हैं. तो आपका वेट जो है वो कैसे वेरी करेगा, पहले कम होगा, रास्ते में कहीं 0 हो जाएगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा किस तरफ, मार्स की तरफ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी आपके सामने. यस एवरीबॉडी, क्या आंसर होना चाहिए. Assume that a tunnel is dug to the earth from north pole to south pole and that the earth is non-rotating. ठीक है. अर्थ रोटेट नहीं कर रही है, आपको कुछ देर के लिए मानना है, और यहां से यहां तक एक टनल को डग कर लिया गया है. दिस वन. डेंसिटी आपको रो दिया हुआ है. ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m which is reaches at distance r from the center. यहां से कुछ डिस्टेंस r दूर यहां पे एक m मास है.
उस m मास के ऊपर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, mg लगेगा। लेकिन g कौन सा लगेगा, अंदर वाला, इस पॉइंट पे g। पॉइंट पे g कितना होता है, इस पॉइंट पे g जो है वो होता है gm स्मॉल r अपॉन r क्यूब। लेकिन आपको डेंसिटी की फॉर्म में लिखना है, स्मॉल m इंटू जी, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, राइट, इंटू स्मॉल r अपॉन r का, r के क्यूब से r का क्यूब कैंसिल। यहां से आप सोल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3 r, तो ऊपर r आएगा ऑब्वियसली, आंसर वुड बी सेकंड एवरीबॉडी। समझ में आया, स्मॉल m एक ही आएगा, यहाँ पे m स्क्वायर है तो ये तो गलत हो जाएगा, आंसर वुड बी सेकंड। वेरी वेरी इजी, कुछ भी नहीं था। फोर्स इज इक्वल टू mg होगा, बस ग्रेविटी g की वैल्यू वेरी करेगी, बाहर होती है gm अपॉन r स्क्वायर और अंदर होती है अर्थ के अंदर gm स्मॉल r अपॉन r क्यूब। पहले भी बता चुके हैं, इसलिए अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। मैंने g का मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लिखा है, क्योंकि मैं अगर डायरेक्शन भी लेता तो ये नीचे चला जाता, राइट एवरीबॉडी, गुड, समझ में आया। टू लाइक दिस वीडियो देन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एवरीबॉडी। The value of g reduces to half of its value at surface of earth at a height h, then क्या आंसर होना चाहिए एवरीबॉडी? The value of g reduces to half of its value at the surface, कहां पे वैल्यू g हाफ हो जाती है, then at the surface at height h, इस हाइट पे जाके ग्रेविटी की वैल्यू हाफ हो जाती है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये अर्थ है, यहां से कितना हाइट हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कम होगी, नीचे जाएंगे तो भी ग्रेविटी कम होगी। तो ग्रेविटी अगर यहाँ पे g है तो ऊपर भी कहीं g/2 होगी और नीचे भी कहीं होगी। हमें पूछा है किस हाइट पे ग्रेविटी की वैल्यू g/2 होती है, ठीक है। किसी हाइट पे ग्रेविटी की वैल्यू होती है gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r क्या हो जाएगा, रेडियस re प्लस h का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू अर्थ के सरफेस पे होती है gm अपॉन r स्क्वायर और इसका हाफ है तो मतलब 2 है, gm कैंसिल, ये हो जाएगा re प्लस एच इज इक्वल्स टू √2 इंटू आर, एच हमें निकालना है, √2 माइनस 1 इंटू आर, दैट्स इट, दिस इज द आंसर एवरीबॉडी, √2 माइनस 1 इंटू आर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए, तभी जाके आप मुश्किल क्वेश्चंस कर पाओगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी बताइएगा कि कितनी डेप्थ पे जाके ग्रेविटी हाफ होगी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किस डेप्थ पे, यहां तो सेंटर है, अर्थ के सरफेस पे अगर जी है तो ऊपर इतना जाओगे तो ग्रेविटी हाफ हो जाएगी, नीचे कितना जाओ कि ग्रेविटी हाफ हो जाए, नीचे डेप्थ डी जाओ जहां पे ग्रेविटी g/2 हो जाएगी और ये आता है r/2, ऊपर आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ बाय 2, ऊपर इतना जाओ नीचे इतना जाओ तब जाके ग्रेविटी जो है वो हाफ होती है, 2 पॉइंट्स पे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, कैसे, यहाँ पे बाहर वाला फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे अंदर वाला फॉर्मूला लगा लेगा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आंसर इसका हो जाएगा 4, राइट एवरीबॉडी, ऑसम ऑसम, मजेदार मजेदार एवरीबॉडी। बिकॉज ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, राइट, दिवाली के कारण ये सेशन जो है ये हमने रिकॉर्ड करके दिया, बिकॉज दिवाली के दिन सब छुट्टी मनाते हैं, आप लोग भी घर पे छुट्टी मना रहे होंगे, इसलिए हमने ये पहले से रिकॉर्डेड करके आपको दिया है। बट स्टिल आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई। एंड सेकेंडली, हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g and the mean density of earth is rho are related by which of the following relationship? बताइए, वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, बट स्टिल यू कैन ट्राई। ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस जो होती है ये होती है gme अपॉन re का स्क्वायर, राइट एवरीबॉडी। इसको डेंसिटी की फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा g डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई re क्यूब और नीचे कितना है re स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आर ही बचेगा, दिस इज 4/3 पाई इंटू जी रो आर, राइट एवरीबॉडी। तो डेंसिटी आपको बताना था, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, डेंसिटी वुड बी 3g अपॉन 4 पाई कैपिटल G इंटू आर, 3g 4 पाई कैपिटल G इंटू आर, आंसर वुड बी 3। जल्दी से देख लीजिए अच्छे से,
दिमाग में लिख लीजिए, कॉपी पे लिखने से कुछ नहीं होता है, दिमाग में लिखिएगा, that would be more helpful. Answer is 3 everybody. अभी तक हम सिर्फ क्वेश्चंस जो किए हैं उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि बाहर ग्रेविटी कितनी होती है और अंदर ग्रेविटी कितनी होती है, इसी के ऊपर ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये याद है और इसका ग्राफ पता है तो इससे ही हम सारी चीजें अब तक कर रहे हैं। राइट एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने चेंजेस वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको खुद से बनाने पड़ते हैं फॉर्मूलाज, राइट। When the radius of Earth is reduced by 1% without changing the mass, then the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is gm upon re square. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर ई अपॉन आर। मास तो चेंज हुआ नहीं है ना, तो ये ऊपर गया तो ये माइनस होगा बेटा, ये माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस में कितना चेंज हो गया, रिड्यूस्ड बाय 1%, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स रिड्यूस्ड मतलब -1%, तो आंसर वुड बी +2%। तो डेल्टा जी बाई जी वुड बी इंक्रीजिंग बाय 2%। समझ में आया ना। ये एरर के फॉर्मुलेज नहीं है बेटा। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर एरर के फॉर्मूले में तो कभी माइनस आता ही नहीं है। बेटा एरर के फॉर्मुलेज अलग होते हैं और ये एरर के फॉर्मुलेज नहीं है, दीज आर द फॉर्मूला ऑफ चेंजेस। तो चेंजेस वाले फॉर्मूले में जो नीचे से ऊपर आता है उसके आगे माइनस हम लेते हैं। ओके, और विथ एवरीथिंग पुट विथ साइन, या फिर सीधा देख लो रेडियस कम हो रहा है तो ग्रेविटी बढ़ेगी। राइट, वेरी सिंपल। आंसर वुड बी 1 एवरीबॉडी। ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एवरीबॉडी। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होने वाला है। Imagine a new planet having same density as that of Earth. Density same है, but radius is 3 times, right? तो ध्यान से देखना, ग्रेविटी g को हम जी एम अपॉन आर स्क्वेयर भी लिखते हैं, राइट? या फिर इसको हम 4/3 इंटू जी आर रो आर भी लिखते हैं। यहां से पता लग रहा है रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे नाउ डिपेंड करता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एवरीबॉडी तब है जब मास m कांस्टेंट दिया जाए। तो दिस इज ओनली व्हेन मास इज कांस्टेंट एंड दिस इज ओनली व्हेन डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, रेडियस सेम डेंसिटी है, रेडियस 3 टाइम्स है, बिगर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी डैश। तो जी डैश जो हो जाएगा that would be 3 times of that of g, right? Answer would be 1 because density constant था, तो रेडियस 3 गुना हो गया तो ग्रेविटी भी हो जाएगी 3 गुना। आंसर वुड बी 1। ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या किया है। काफी लोग इसमें पहला आंसर लगा रहे होंगे, g/9 बोल रहे होंगे। आंसर नो इज नॉट 2, आंसर इज 1 एवरीबॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। if the rotational speed of earth is increased then the weight of the body at the equator क्या होना चाहिए, और आपको साथ में फॉर्मूला भी बताना है इन द चैट बॉक्स कि फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए इसके लिए।
If the rotational speed of Earth is increased, then the weight at the equator, इक्वेटर पे वेट, पोल्स पे तो हमेशा सेम रहता है, पोल्स पे हमेशा सेम रहता है, बट इक्वेटर्स पे ग्रेविटी जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वेयर हो जाती है बेटा। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, ये टर्म बढ़ेगा, तो ग्रेविटी जी की वैल्यू कम हो जाएगी मेरे बच्चों, आंसर वुड बी डिक्रीज, राइट। कैसे होगा मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। एक ऐसा भी ओमेगा आएगा जब बिल्कुल ही जीरो हो जाता है वेट एट द इक्वेटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए। Next, everybody, is the gravitational potential difference between the planet and the point situated at 20 meters above is 2. Very very important question. काफी लोगों को इसमें दिक्कत आएगी। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है ये 20 मीटर्स, राइट। यहां से यहां तक जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? 2 जूल्स पर केजी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1 किलो के ऑब्जेक्ट को ए से बी लेके जाने में 2 जूल्स ऑफ वर्क करना पड़ेगा। 1 किलो के ऑब्जेक्ट को 20 मीटर ऊपर जाने के लिए 2 जूल्स ऑफ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इफ द ग्रेविटेशन फील्ड इज यूनिफॉर्म देन द वर्क डन इन टेकिंग 5 केजी बॉडी, तो 5 किलो की बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? 5 इंटू टी, इट वुड बी 10 जूल्स, 10 जूल। लेकिन 4 मीटर ही ऊपर लेके जाना है। ये तो हम 20 मीटर ले गए थे, तो 20 मीटर को ऊपर लेके जाने में 10 जूल हो रहा है। तो 4 मीटर में कितना? 4 मीटर ऊपर ले जाने में 10.20 इंटू 4, आंसर वुड बी 2 जूल। समझ में आया एवरीबॉडी? बहुत ही आसान है। इसका मतलब समझो क्या है। 1 किलो को ऊपर लेके जाने में 2 जूल, तो 5 किलो को ऊपर लेके जाने में 10 जूल का वर्क हुआ। और ये ऊपर कितना है? 20 मीटर, हमें सिर्फ 4 मीटर ही लेके जाना है, तो 20 मीटर लेके जाने में 5 किलो को 10 जूल, और 4 मीटर लेके जाने में सिर्फ 2 जूल हो जाएगा। यूनिटरी मेथड है, कोई नया कंसेप्ट मैंने नहीं लगाया है। जो भी चीजें दी हैं मैंने उनका मतलब समझा है, उनका मतलब समझ के मैंने उसका यूनिटरी मेथड से आंसर निकाल दिया है। वेरी वेरी इजी। बहुत बार आपको अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में नहीं भी पता है तो इट्स ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से बता दीजिए एवरीबॉडी। द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यू, ये होती है माइनस GMM अपॉन आर, राइट। तो अगर ये पॉइंट पार्टिकल है एम मास और दूसरा पॉइंट पार्टिकल है मान लीजिए कैपिटल एम, इनके बीच में डिस्टेंस आर है, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। और जब आर इन्फिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। इसमें से 0 सबसे मैक्सिमम है, याद रखना। ये जो है ये है ग्रेविटेशन की बात। ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, मतलब दो पार्टिकल्स जितना पास में आते हैं उतना ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी उनमें कम होता है, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज एट द इंफिनिटी, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंफिनिटी वुड बी द आंसर एवरीबॉडी, को मार्क कर दिया है। ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको जल्दी से करके दिखाइए। Next question. Potential energy of 3 kg body at the surface is minus 54. Escape velocity निकालनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसके ऊपर 30 सेकंड का टाइम लीजिए और इसको करने की कोशिश करिए एवरीबॉडी।
देखिए पोटेंशियल एनर्जी यू दिया हुआ है, कितना है -54 kg, सॉरी जूल्स, राइट, -54 जूल्स एवरीबॉडी, ये आपको दिया हुआ है, राइट। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है तो मैं आपको काइनेटिक एनर्जी बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी दिस बॉडी एट द प्लेनेट, ये प्लेनेट है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी दी हुई है, ठीक है। तो एस्केप स्पीड क्या होती है कि यहां पे मैं इसको कितनी स्पीड दूं वीई, सो दैट ये इंफिनिटी पहुंच जाए। इंफिनिटी पे टोटल एनर्जी कितनी है, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी 0, ये भी 0 इंफिनिटी पे। ये है हाफ एम वी ई स्क्वेयर और ये है -54, हाफ एम वी ई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 54, यहां से वी ई हमें निकालना है, ये हो जाएगा 54 इंटू 2/3, 3 क्या है मास, 3 1 जा 3, 24 8 8 36, वी ई स्क्वेयर था ये, वी की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, वुड बी 6 मीटर पर सेकेंड एवरीबॉडी। कंसेप्ट पता होना चाहिए, कई लोगों को बस फॉर्मूला पता होगा एस्केप स्पीड का, विच इज 2gm/r, है ना, अपॉन कैपिटल आर। बेटा ये फॉर्मूला आया कहां से है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वो चीज पता होती, अगर आपको ये पता होता जीएम, तो ये आया कहां से है, ये बेसिकली इसी कंसेप्ट से आया है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तभी जाके आपके कई क्वेश्चंस हो पाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज दिस वन। एस्केप स्पीड वीई की वैल्यू दी हुई है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पर सेकेंड, राइट। व्हेन थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विल बी, बेटा एस्केप स्पीड है ही मजेदार। एस्केप स्पीड दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है, एक तो इस पे कि आपने कितने एंगल से बॉडी को फेंका है, और दूसरा बॉडी का खुद का मास क्या है। ये डिपेंड करती है प्लेनेट के मास के ऊपर, प्लेनेट के रेडियस के ऊपर। तो ये सिर्फ यहां से चाहे 10 किलो की ऑब्जेक्ट उठा के फेंक दो, चाहे आप 1 किलो की ऑब्जेक्ट उठा के फेंक दो, ये एस्केप होने में सेम ही वेलोसिटी लेगी 11.2। आंसर इज 11.2 एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन बाइंडिंग एनर्जी एवरीबॉडी, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी जिससे कोई प्लेनेट ने किसी एक मास को बाइंड करके रखा हुआ है, वो होती है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी आपको बतानी है। बाइंडिंग एनर्जी होती है वैसे माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है माइनस ऑफ GMM अपॉन 2 टाइम्स R। व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है एवरीबॉडी, हो जाएगा प्लस जी MM अपॉन 2 टाइम्स R, पॉजिटिव में होता है तो दिस वुड बी द आंसर, आंसर नंबर वुड बी 2। कंसेप्ट क्या है, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड, है ना। किसी एक मास को किसी एक अर्थ ने कितना बाइंड करके रखा हुआ है, सो दैट मैं उसको कितनी एनर्जी दूं सो दैट वो एस्केप कर जाए। तो किसी भी मास को अगर आप बाइंडिंग एनर्जी उसको देंगे तो वो एस्केप कर जाती है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक द एक्साइटेशन एनर्जी इन एटम्स, यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी को, एक्साइटेशन एनर्जी नहीं सॉरी, उसको क्या बोलते थे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दूं सो दैट वो एस्केप कर जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी, वही यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, जल्दी से बता दीजिए।
A body is dropped by a satellite in its geostationary orbit. It will burn. क्या होगा? Body is dropped by a satellite. ये अर्थ है, इसके अराउंड एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है, ऐसे उस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया है, क्या होगा उसके साथ? वो भी एक सैटेलाइट बन जाएगा। इट विल बर्न? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 35,000 किलोमीटर दूर है, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर तो सिर्फ 400 किलोमीटर पे खत्म हो जाता है, 35,000 किलोमीटर दूर जियोस्टेशनरी पे कोई। इट विल रिमेन, इट विल बर्न? बिल्कुल गलत है। इट विल रिमेन इन द सेम प्लेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ? बिल्कुल सही है। मैं गलत क्यों कर रहा हूं, है ना? तो इट विल रीच द अर्थ? अर्थ पे बिल्कुल नहीं आएगी, अर्थ के राउंड घूमेगी। इट विल परफॉर्म अनसर्टेन मोशन? नहीं, बिल्कुल सर्टेन है, न्यूटन हमें बता के गए हैं कि इसका मोशन कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। In the adjoining figure, Earth goes around the Sun in elliptical orbit. In which point the orbital speed is maximum? कहां पे स्पीड मैक्सिमम होती है ये आपको बताना है। At which point the speed is maximum? ये होता है पेरिजी, ये होता है एपोजी। जितना सन के पास होती है अर्थ उतनी स्पीड ज्यादा होती है, ये हमने कैपलर लॉज में पढ़ा था, और कितनी स्पीड होती है वो भी हमें पता है। स्पीड एट ए पॉइंट मैं निकाल भी सकता हूं, मैं आपको बता देता हूं सो दैट आपको याद रहे। जिन लोगों ने मेरा अच्छे से लेक्चर नहीं देखा है, ये मान लीजिए R1 डिस्टेंस है, ये मान लीजिए R2 डिस्टेंस, यहाँ ए पॉइंट पे स्पीड मान लीजिए VA है, सी पॉइंट पे स्पीड मान लीजिए VC है। तो जो स्पीड हो जाती है ए पॉइंट पे, जिनको पता है वो अपने आप को शाबाशी दे दो, GMS अपॉन ए क्या है पता है सब लोगों को? सेमी मेजर एक्सिस, ये होता है R2/R1, और VB would be equals to अंडर रूट ऑफ G। MS क्या है? मास ऑफ सन। ए क्या है? सेमी मेजर एक्सिस, ये हो जाएगा R1/R2। याद रखना, जितना कोई ऑब्जेक्ट पास उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा देन दैट ऑफ दिस। तो ये B नहीं है, सॉरी, ये C है। वेलोसिटी एट C पॉइंट इज मोर देन दैट ऑफ, सबसे मैक्सिमम होती है जब सबसे पास होता है, ये VC, राइट? तो ये C हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं, आई एम सो सॉरी बेटा, ए पॉइंट पे ज्यादा है तो ये ए हो जाए, ठीक है? दिस वुड बी ए एवरीबॉडी, आप लोगों के सामने है, आंसर वुड बी ए। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है? दूसरी बात ये कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होता है GMM अपॉन 2R, वेयरएज पोटेंशियल एनर्जी का होता है -GMM अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी से बड़ा होता है, इसलिए ये बड़ा होगा, तो ये नीचे, ये ज्यादा नीचे होगा और ऊपर वो कम नीचे होगा, तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ा नीचे से बेंड होती है, याद रखना। ये दोनों सिमेट्रिक नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी नीचे से बेंड होगी, लाइक दिस, और ये थोड़ा इसीलिए ऐसा होगा, ठीक है एवरीबॉडी? तो आपको बताना है द सिस्टम इज बाउंड। सिस्टम कहां कहां पे बाउंड है? सिस्टम इज बाउंड, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बाउंड सिस्टम का मतलब यह होता है कि जहां पे टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है वो सिस्टम बाउंड होता है, ठीक है? टोटल एनर्जी जहां पे पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए वहां पे फ्री सिस्टम हो जाता है। तो किसी चीज को एस्केप कराने के लिए, उसको फ्री कराने के लिए हमें उसकी टोटल एनर्जी को ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 करना पड़ता है। तो आपको देखना क्या, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे क्या है, और फिर यहाँ पे क्या है। जितना कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है उतना उतना यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, कम नेगेटिव है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नेगेटिव है, तो ये डी हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है, तो इन दोनों का सम करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे इन दोनों का सम करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो बस याद रखना है, वैसे या इस ग्राफ से देख के आप सही से बता नहीं सकते, बिकॉज इस ग्राफ में अच्छे से दिया नहीं हुआ है, राइट? अदरवाइज हमें वैल्यूज दी होती तो ज्यादा अच्छा होता। तो कंसेप्ट क्या है मैंने आपको बता दिया है। कंसेप्ट ये है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए बाउंड के लिए। आई थिंक इसका आंसर डी दिया होना चाहिए। अच्छा, बाउंड कहाँ है? ABC पे बाउंड है, डी पॉइंट पे ये अनबाउंड हो जाएगा, मतलब ये फ्री हो जाएगा। तो सॉरी क्या हो रहा है,
तो डी पॉइंट पे ये अनबाउंड हो जाएगा, मतलब फ्री हो जाएगा, तो यहाँ पे ये फ्री हो जाएगा बिकॉज टोटल एनर्जी ग्रेटर देन 0 है। अब आप बोलोगे सर दिख तो रहा नहीं, बेटा दिख रहा है मेरे को, तो ये ऊपर डिस्टेंस ज़्यादा है, नीचे कम है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स यहाँ पे होगा, ठीक है। अदरवाइज जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे हमेशा लिखा जाएगा, ठीक है एवरीबॉडी। The planet, next question. The planet is revolving around the sun. Its distance from the sun at apogee is Ra and that of the perigee is Rp. The mass of the planet and the sun is m and m. Va, Vp are the velocities at apogee and perigee. मैंने आपको बता दिया perigee पास वाला पॉइंट, apogee दूर वाला पॉइंट. T is the time period of revolution. हमें बताना है क्या होगा. ये थर्ड लॉ है, केपलर का थर्ड लॉ, which says time period T is equals to 2 पाई बाय ओमेगा. ओमेगा जो आता है वो आता है अंडर रूट ऑफ आर क्यूब, ये होता है ए क्यूब अपॉन जी इंटू मास ऑफ सन, ऐसा होता है, ठीक है। टी स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्क्वेयर अपॉन जी एम एस इंटू ए क्या होता है, ए होता है R1 प्लस R2 बाई 2 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ये था, यहाँ पे सन होता है, ये R1 है, ये R2 है, सेमी मेजर एक्सिस होती है ये ए, तो इस पूरे का सम R1 प्लस R2 का हाफ कर दोगे तो ए आ जाता है। यहाँ से आपको सोल्व करना है बेटा, सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नीचे 8 है, ऊपर 4 है, तो नीचे 2 आ जाएगा, तो आंसर वुड लुक लाइक, ये दोनों सेम है क्या, टी स्क्वायर पाई स्क्वायर 2gm आर ए प्लस आर पी का क्यूब होगा, तो ये क्यूब है, आंसर वुड बी दिस वन। तो आंसर, ओके कहीं गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा ओके ओके, गड़बड़ क्या है बेटा, ध्यान से देखना, मेरे से भी कभी कभार हो जाती है मिस्टेक। यहाँ पे मास ऑफ सन होता है, मैंने बताया ना ये मास ऑफ सन होता है, इन्होंने स्मॉल एम लिया है इसलिए ये गलत हो जाए, ठीक है। और वेलोसिटीज के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, दिस इज द वेलोसिटी एट पेरोजी, दिस इज द वेलोसिटी एट एपोजी, तो वी पी इंटू ये आर पी है, ये आर है, वी पी इंटू आर पी इज इक्वल्स टू वी ए इंटू आर ए, ऐसा हो जाता है, ठीक है, राइट एवरीबॉडी, ऑसम। तो यहां से Vp इंटू आर पी, वी इंटू आर ए, ये हो जाएगा। पेरोजी पे वेलोसिटी, हाँ ये भी देख लीजिए, एपोजी पे कम होती है, पेरिजी पे ज्यादा होती है, बिकॉज आर ए बड़ा है, आर पी लेस है, ये भी तो सही है। पेरिजी पे ज्यादा, ये तो बिल्कुल सही है, तो पेरिजी पे वेलोसिटी ज्यादा, यहाँ पे कम, बिकॉज एपोजी का डिस्टेंस ज्यादा, ये भी सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेरी नाइस। सो एवरीबडी, बिकॉज ये रिकॉर्डेड सेशन है और रिकॉर्डेड सेशन में मुझे लगता है ज़्यादा देर तक आपसे देखा नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि लाइव में आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हो, बट मैंने आपको जैसे पहले बताया था, हार्वर्ड की रिसर्च के मुताबिक मैक्सिमम आधे से पौना घंटा ही आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, तो उसी को नज़र में रखते हुए मैं ये सेशन सिर्फ 45 मिनट्स का ही लूँगा और बाकी प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट 45 मिनट्स में करवाऊँगा, ठीक है एवरीबडी। सो इस सेशन को हमारे हो चुका है अराउंड 45 मिनट्स होने वाले हैं, तो बाकी के जो लेक्चर्स हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके लिए होमवर्क है, जब आप नीचे देखोगे इस लेक्चर को, इस लेक्चर के बाद ये सैटरडे का लेक्चर है, इसके बाद संडे का लेक्चर आएगा, उसके लिए होमवर्क क्या है, ये सारे क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा इस फाइल के साथ, और जैसे इस लिंक में डालूंगा तो आपको डाउनलोड करना है, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी ये डाउट्स हैं वो आपको लेने हैं खुद से, ठीक है। तो एवरीबॉडी, दिस इज माय प्रोफाइल, दिस इज नितिन कुमार, और ये जो है ये मेरा प्लस का कोर्स है, प्लस पे कोर्स पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इसको जाके फॉलो जरूर करो प्रोफाइल को, बिकॉज बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आने वाली हैं जो आप मिस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी स्पेशल क्लास चल रही हैं वो चल रही हैं उसकी वेव ऑप्टिक्स की। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें आपको जो भी यूट्यूब पे चीज़ें जो आप लैक करते हो, फॉर एग्जांपल इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर्स, डाउट सॉल्विंग, लीडर बोर्ड्स यहाँ पे नहीं है, टेस्ट सीरीज यहाँ पे नहीं होती हैं, तो जो भी चीज़ मिस करते हो वो सब कुछ आपको अनअकैडमी में मिल जाता है।
विद अ ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। 1 साल और 2 साल का सब्सक्रिप्शन मैं स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, 34,000 एंड 50,400 ओनली आफ्टर अप्लाइंग माई कोड NA10 अप्लाई कर दीजिएगा और साथ में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी गाइडेंस में तो आओगे ही, जब भी आप ये कोड अप्लाई करो जस्ट लेट मी नो एंड आई विल गिव यू माई व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मेरे को कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एवरीबॉडी, इसमें आपको बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि शायद आपने कभी इमेजिन किया हो कि कोई पर्सनली आपके ऊपर ध्यान दे, कोई पर्सनली आपके डाउट सॉल्व करे, कोई टीचर आपका ही टाइम टेबल बना के दे, वो आपकी ही टेस्ट सीरीज के डाउट्स सॉल्व करे। इन सब के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो जो बच्चे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सकते हैं ये उनके लिए है। अगर आप 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं, NA10 कोड है और साथ में आप मेरे से भी पढ़ सकते हैं, मेरे से गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी। इनकी फीसिस जो है 65,000 एंड 1 लाख फॉर 2 years। UGMT एवरीबॉडी, UGMT इज 11th एंड 12th का ये मॉक टेस्ट है और ये हर सैटरडे होता है, इसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज, बिकॉज ये रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं आपका नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जो भी लाइव सेशंस होते हैं उनमें क्विज भी होते हैं एवरीबॉडी। डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड these are the sister channels, you must go and join them। NA10 इज माई कोड, इसको अप्लाई करोगे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी दिवाली एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।